मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डे 4 में मैथ की सुपर फास्ट सीरीज में मैथ क्लास 10 की वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 में नेक्स्ट सवाल की ओर, तो जिसमें हम 4, 5 और 6 सवालों को करेंगे। राइट, इंटरटेनमेंट के साथ में करना है, तो विदाउट लोड। आप लोड मत लेना कि एग्जाम बहुत पास है और सर बहुत स्लो करा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। स्लो का माध्यम कोचिंग बहुत ज़्यादा है मेरे पास, प्लस मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ कहीं ना कहीं से, और मैं करवा रहा हूँ। विश्वास रखना कि मैं इतना करवा दूंगा कि आप बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। राइट, चलो मैं टाइम फालतू बर्बाद मत करो और चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो संख्याओं का है। अगर 9 दिया गया है तो फिर LCM क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कि आपके पास दो संख्या है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, यानी HCF 9 है, तो वो LCM ज्ञात करो। तो सॉल्व करने के लिए सर हमारे पास आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या 1 इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब जैसी वैल्यू दी है उसमें मान रख दो बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो वैल्यू फर्स्ट नंबर ये दिया है, सेकंड नंबर ये दिया, रख दो यहाँ। 306 गुणा 657 बराबर LCM दिया नहीं है तो मैं LCM को छोड़ दे रहा हूँ, गुणा HCF दिया है मेरा 9। आगे कैसे सॉल्व होगा सर जी, अगर गुणा में संख्या होगी बराबर की इधर आएगी तो भाग में जाएगी, तो 306 इंटू 6 5 7 बट्टे में कौन आ जाएगा इसके 9 बराबर कौन रह गया उधर, पता नहीं था मुझे, वो रह गया उधर। अब इससे कोई भी संख्या काट दो, ये कट जाएगी, 9 7 63 और कितने बचे यहाँ 3, 9 3 2 बचे, 9 3 27। ठीक है ना, तो आगे अगर हम सॉल्व करें इसको तो वो हो जाएगा 360 इंटू 73, जो कि हमारा गुणा करने पर बेटा, इसके गुणा आप कर सकते हो वैसे तो, मैं कर दूं तो 9 ये हो जाएगा 18 और ये 9 से 18 7 21 और 7 3 7 42, एक मिनट बेटा, 7 6 42 और 7 21, ये हो जाएगा इसका मल्टीपल। तो 8 क्या आएगा मल्टीपल, 8 3 और 9 4 13 और एक हासिल यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 22 38 ये कुछ आ रहा है आंसर। राइट, तो इसका आंसर ये रहा। ये आपका रफ कार्य था बेटा, इसको आपको रफ पे करना था और यहाँ से सीधा आपको आंसर लिखना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, भैया प्राकृत संख्या आती है n के लिए, यहाँ की अगर यहाँ प्राकृत संख्या रख दें तो क्या इसका आंसर कभी 0 पे समाप्त होगा। ट्राई करते हैं। तो हम जानते हैं सॉल्व में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है ना, प्राकृत संख्या, वो क्या होगा बेटा, प्राकृत संख्या सर आपने बताइए 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली चलते जाए अल्फानेट तक होती है वो तो। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है सवाल कि अगर 6 की n पावर है और n बराबर प्राकृत संख्या है, n क्या है प्राकृत संख्या है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रख के देखो और आंसर निकाल के देखो क्या ये 0 इसका आंसर आएगा या नहीं। तो 6 की पावर 1 6 आंसर आ गया सर जी, 0 तो नहीं आया। 6 की पावर दूसरी रख दो 2 वाली, यानी क्योंकि प्राकृत संख्या है ये है तो ये छकनक 36 आ जाएगा। 6 की पावर 3 रख दो, 2 से 16 आ जाएगा, यानी 6 की पावर आप कितनी भी क्यों ना कर लो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, इसका लास्ट वाला डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर, तो आपके दिमाग में आ गया कि बिल्कुल सर, तो इसका आंसर क्या होता है कि नहीं, 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 की पावर n ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर, सवाल नंबर अगला 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन दो कि ये जो संख्या है और एक ये संख्या है, क्या ये संख्या किसी संख्या से कटती है, क्या ये संख्या डिविजिबल है। तो आप देखो बेटा, इसमें 13 का भाग जा रहा है, यानी 13 यहाँ कॉमन है इसमें और इसमें, तो यहाँ से 13 कॉमन दे सकता हूँ मैं, 7 11 गुणा
क्या बचेगा, 1 रह जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो, है ना, और प्लस के 1, इसमें 13 कॉमन थी और इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 5 कॉमन आ जाएगी, है ना, इसमें 5 कॉमन है तो इसमें बचेगा 7 गुणा 6, ये 5 हट जाएगा, 1 आ जाएगा 5 की जगह पे, 4 गुणा 3 गुणा 2 और 1, और यहाँ 5 एकम 5, तो ये 13 से कट रही है और ये 5 से कट रही है, तो ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 13 और 5 दोनों इनमें क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या 13 और 5 है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं, अब इस प्रश्नावली में एक सवाल बचा है, वो भी एलसीएम वाला, तो उसकी जो भाषा है वो लिखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, खटक से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, है ना, नोट कर लो। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका 7वां सवाल, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, यदि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान से समान दिशा में चलना या दौड़ना शुरू करते हैं तो उसी स्थान पर कब मिलेंगे। सवाल को समझो, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है बेटा, ऐसे करके मैंने ये बना दिया, समझने के लिए डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर सोनिया है और यहाँ पर रवि है, सोनिया एस और ये है रवि। अब ये इस दिशा में दौड़ना एक साथ शुरू करते हैं, गो। अब ये एक चक्कर पूरा कर दिया 18 मिनट में, लड़की है भैया, स्लो चलेगी, है ना, मिनट में, और ये रवि है, थोड़ा सा तेज चल रहा है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, लड़का है भैया, भागेगा तेज, ये 18 मिनट में और ये 12 मिनट में, ठीक है ना। और ये आप बताओ कि कौन आगे निकलेगा, तो सीधी बात है, जो 12 मिनट में चक्कर पूरा करेगा वो आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी। तो ये अब दौड़ना शुरू करेंगे, भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, अरे इतना भी नहीं भागेंगे यार, परेशान नहीं जाएंगे, है ना, तो कब मिलेंगे आकर के, यानी इसी स्थान पर दोनों कब मिलेंगे, कितना टाइम हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को, बत्तियों वाले सवाल, एक साथ मिलना, 2 मिनट पे चली, एक 3 मिनट पे चली, एक 5 मिनट पे चली, एक पढ़ाने पर चली, एक दिखाने मिनट पे चली, ऐसे सवालों को करते हैं हम एलसीएम से, तो एक साथ कब मिलेंगी अब, तो एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम 12 मिनट का, 18 मिनट का। सबसे बड़ा नंबर किससे काट रहा है, दोनों को देखा जाए तो 6 से, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 2 और 3 दोनों से किसी से कटेंगे नहीं, तो 6 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे भी काट सकते, 2 करना 2, 3 करना 3 और ये फलाना, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 3 36, ठीक है। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये यहीं पर मिल गई। अगर मैंने ये पूछा होता कि जो सोनिया है, सोनिया, ये सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी, कितने चक्कर लगा लेगी, और रवि कितने चक्कर लगा लेगा, कितने चक्कर लगा लेगा, ऐसे अगर मैंने पूछ लिया तो टोटल टाइम कितना लगा, 36 मिनट। भैया 36 मिनट तक दौड़े और ये जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, 18 दूनी 36, ये 2 चक्कर लगाएगी, इसका मतलब, ठीक है ना। और ये रवि है वो भी 36 मिनट दौड़ा है, लेकिन वो 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो कितने चक्कर लगा लेगी 12-12 मिनट के, तो ये 3 चक्कर पूरा लगा देगा, ये लड़का है। देख लिया टोटल कितने चक्कर लगी दोनों की, 5 चक्कर लगी, कितने टाइम लगा, 36 मिनट लगा। तो इस तरह के सवाल इसी एलसीएम विधि से किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो 1.3 का जिसका सवाल जिसे आप इंतजार कर रहे थे बहुत जोरदार तरीके से, राइट। तो इसमें क्या स्टेप्स बाय स्टेप से सवाल को सीखना है, लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं है। सवाल जो पहले से ही कह रहा है, रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, आप भी जानते हैं, बस बतानी है आपको कि वो रूल 5 किस तरह से है, राइट। तो पहला स्टेप ये क्या कि आपको सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव्ड करो कि ये रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो व्हाट इज अपरिमेय संख्या, प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, इसको ये बताना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसके विपरीत मान लीजिए कि मैंने मान लिया ये परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, तो मैंने आपको बताया है परिमेय संख्या पढ़ाते टाइम कि हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +1, +2, +3, ऐसे इनफाइनाइट तक, और ऐसे इधर भी इनफाइनाइट तक। तो ये सब होते हैं पूर्णांक। ये नेगेटिव पूर्णांक है, ये पॉजिटिव ऋणात्मक और ये धनात्मक, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो ये पूर्णांक है, यानी Q और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक सर। तो अब हम फिर जब परिमेय संख्या हमने मानी है तो P/Q के रूप में लिखेंगे, इसलिए हमने लिखा P/Q बराबर √5, क्योंकि हमने परिमेय मानी है, ये परिमेय है। यदि परिमेय है तो ये जो दूसरे स्टेप की जो लाइन है इसे मत भूल जाना। पहला स्टेप लिखना है एंड सेकंड स्टेप इसे मत भूल जाना। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन तो आप कई बार लेते कॉमन ले लो x, कॉमन ले लो y, तो ऐसे ये है उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5PA/B प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लें P, जिससे 5 से P भी कट जाए, 5 से Q भी कट जाए, 3 से अगर मैं अपने मन से मान लिया कि 3 से Q कट रहा है, 3 से P भी कट रहा है, तो 3 क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो अगर 3 और तो अगर ये A और B दोनों से कट रहे हैं तो A और B सहभाज्य हो गए। क्या हो गए? सहभाज्य हो गए। अब ये सहभाज्य क्या होता है? एक नया आ गया सर आपके सामने संख्या। तो सहभाज्य उनके बोलेंगे दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो, जो केवल एक से कट सकता हो। इन दोनों के बीच में कोई से ना कटे, स्वयं से दुनिया कट जाती है, लेकिन वो दोनों नंबर, जैसे मैंने कहा 2 ले लिया और 67, अगर इन दोनों में एक का ही भाग जा सकता है और किसी का भी नहीं जा सकता, तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तो ऐसी A और B क्या होंगे? सह अभाज्य नंबर है, जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो सकता है, ओनली 1 नंबर। तब हम क्या करेंगे? अगर ये दोनों से कट सकते हैं एक संख्या से किसी से, तो हमने देखा कि √5 को A और B से कट रहे हैं, P को A कट रहा है और Q को B कट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A/B लिखा जा सकता है यहाँ पर, राइट? A/B यानी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर √5 को A/B प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इसका मल्टीपल इसमें कर दें तब हमें क्या प्राप्त होगा? √5B = A, ये प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही स्क्वायर लगाऊंगा इधर इधर, तो ये मिलेगा, इससे ये रूट कट जाएगा, तो 5B² ऐसे आ जाएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, कचरा हो जाएगा ये। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अभी ले लो और कचरा हो जाएगा, अभी सवाल पूरा है तो ले लो, ठीक है। चलो, तो 5B² बराबर A², ये आएगा, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा? ये 5 फालतू मेरे पास, तो ये इधर गया। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 5 नंबर जो है ना, वो A², कोई भी नंबर होता, कोई भी पूर्णांक होता, इसको 5 डिविजिबल करता है ना। तो 5A² को विभाजित करेगा, तो 5A को भी अगर A कोई भी नंबर था उसको स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 को भी करेगा, है ना, वो A को भी कर देगा। अतः अब हमने क्या देखा कि A को तो कर रहा है 5, लेकिन A की जगह पे कोई और पूर्णांक होता तो क्या करते? तो A बराबर 5C मान लिया। क्योंकि ये क्यों माना है? क्योंकि A 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात A का 5 कोई गुणनखंड है, यानी A को 5 काट रहा है और A का कोई 5 क्या है? गुणनखंड है, डिविजिबल है। जैसे मैंने कहूँ 25 है, तो 25 5 से कट रहा है, तो यानी 5 से अगर 625 कट रहा है, 5 से 625 कट रहा है, तो 625 का जो स्क्वायर है उसको भी काटेगा ये, और 625 का गुणनखंड है ये 5, इसलिए इसे काट रहा है। जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को अगर 3 काट रहा है तो 3 इसका गुणनखंड है, कहीं ना कहीं इसके गुणा करने में आता है, जैसे 3 तरह 9, ये आ गया, इसलिए इसे ये काट रहा है, राइट। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे? आप यहाँ से लिखेंगे बेटा, ध्यान से, काट क्यों रहा है समझ में आ गया? क्योंकि उसे गुणनखंड है। मैं कहूँ 6 है तो 6 में 2 गुणा 3, अब मैं कहूँ 6 2 से कटता है, तो 6 2 से क्यों कट रहा है? क्योंकि उसका वो गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। क्लियर? ये बात आ गई। तो अब क्या करेंगे? इस 5C को आपने मान लिया ये गुणनखंड है, ये काटने वाला, तो हम इसी मान को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो रखते हैं B² = A² / 5,
और यहाँ आएगा बी स्क्वायर बट्टे में ए का मान 5c का स्क्वायर बट्टे में 5, तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c बट्टे में 5 और 5 से कट जाएगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू सी। क्लियर ना, क्योंकि इसकी जगह पर क्या रख दिया 5, ये एक ही जगह पर, तो 25 सी स्क्वायर हो गया, वहां से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये लिखना है यहाँ पर। भाषा के लिए लिखने के लिए टाइम बचाने के लिए मैंने सवाल को लिखा था, समझे से मैं अच्छा 100% समझ पाऊँ सही से। तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 बी को विभाजित करेगा। इससे ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों संख्याओं को काट रहा है, जो कि हमारी क्या थी, सहअभाज्य संख्या थी, सहअभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, तो 5 कैसे आ गया। अर्थात ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ था, इसलिए यह एक क्या है, विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ लिख देंगे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः ये तो क्या है, एक रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। वो मैं स्क्रीनशॉट में देगा, ये नीचे वाली भाषा वो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ऐसा लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 5 प्राप्त हो गया, जो कि 1 होना था, 1 तो हुआ नहीं, तो ये क्या है, एक तो परमेय निकल गई, तो कहीं परमेय आपने मानी तो परमेय आ गई वो, लेकिन ये परमेय होनी चाहिए, क्योंकि सहभाज्य हमने मानी है, सहभाज्य गुणनखंड 1 आना चाहिए था, परमेय नहीं आना चाहिए था, पूर्णांक नहीं आना चाहिए था, राइट। तो इसके स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, राइट।